नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शशांक, योर रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो सेशन है वो ग्रामीण बैंक भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में है, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी के बारे में कि अगर इस साल आप इस ग्रामीण बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ हो या आरआरबी क्लर्क हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, चाहे आप फ्रेशर है या फिर आप पहले भी एक्सपीरियंस ले चुके हैं इस एग्जाम का। देखिए, ग्रामीण बैंक कई मायने में बच्चों की पहली पसंद रहती है एग्जाम की। क्यों? सबसे पहला रीजन ये कि एग्जाम बहुत इजी आता है, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो। मतलब अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम होता है क्लर्क और पीओ, वो इजी रहता है एज कंपेरेटिव टू द एसबीआई और आईबीपीएस एग्जामिनेशन। दूसरा, इसमें एक रीजन ये भी रहता है, बच्चों अप्लाई इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश को एलिमिनेट हम कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों को इंग्लिश फोबिया कि भाई इंग्लिश हमसे नहीं हो पाएगी, हम केवल हिंदी वाले हैं, तो इसमें इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आता, आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो। मतलब दो ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, रीजनिंग और क्वांट, और इंग्लिश का कोई कॉलम नहीं रहता। तो सारी चीजें हम इस एग्जाम के बारे में जानेंगे कि क्या अगर हम अभी से शुरू करते हैं तैयारी ग्रामीण बैंक की तो इनफ रहेगी, क्या हम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। सेशन के एंड तक बने रहिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ग्रामीण बैंक में किस तरीके से पेपर होता है, क्या लेवल रहता है, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ रहती है। मतलब ए टू जेड हम सब इस चीज में जानेंगे, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो। और कैसे आप लोग को तैयारी करनी है वो भी हम लोग इस सेशन में जान रहे होंगे, है ना। तो ये मतलब एक ऐसा एग्जाम है क्लर्क और पीओ जो फ्रेशर्स के लिए रहता है। स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट फ्रेशर्स के लिए रहता है, और संभावित इस साल जो आएंगे 10,000 से ऊपर पद इसमें आने वाले हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करूंगा। सेशन को शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम डेट कब कब है, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा तब तक प्रिपरेशन कोई फायदा नहीं है। तो एक टारगेट सेट रहना चाहिए कि एग्जाम डेट कब है, उसी को हमें टारगेट बना के चलना है कि भाई इस तारीख से पहले पहले मेरे को अपने आप को बिल्ड कर लेना है। एक सिर्फ एक तरीके से नहीं, दोनों तरीके से, प्री और मेंस दोनों तरीके से। तो एग्जाम डेट्स अगर मैं बात करूं ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, प्री एग्जाम्स की बात करूं, ऑफिसर स्केल 1 जिसे हम कहते हैं पीओ, आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1, इसकी एग्जाम डेट है 21 और 22 नवंबर की। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल खत्म होने पे आ गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने पूरे आपके पास है, और नवंबर भी लगा लू तो एंड में नवंबर है। तो 6 महीने से भी ज्यादा का समय है, और 6 महीने में अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से खुद को बना सकते हो इस एग्जाम के लिए। कैसे बनाना है सब बताऊंगा, एंड तक बने रहिएगा। अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं जिसे हम कहते हैं क्लर्क, क्लर्क की बात करें तो इसका एग्जाम होगा 6, 12, 13 दिसंबर को, और ये डेफिनेट है कि इन्हीं डेट पे होना है, क्योंकि आईबीपीएस जनवरी में अपना कैलेंडर रिलीज कर देता है, उसी में बता देता है कि एग्जाम की डेट्स कब है। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। तो प्रीलिम्स तक खुद को बनाने के लिए अगर आप मई की पहली तारीख से भी शुरू करते हो ना, 6 महीने पूरे हैं आपके पास अपने आप को बनाने के लिए, और 6 महीने में तो आप अपने आप को प्री प्लस मींस पूरा कवर कर लोगे अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन और विल है तो। अगर मैं बात करता हूं ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस की, किसकी बात करते हैं? मेंस की। ये तो प्री की बात हो गई, अब मेंस की बात करें तो जो पीओ का मेंस होगा वो होगा आपका 27 दिसंबर, मतलब दिसंबर के एंडिंग में। तो और एक महीना बढ़ा लो, 7 महीने हैं आपके पास। और अगर मैं क्लर्क के मेंस की बात करूं तो क्लर्क का मेंस होगा 30 जनवरी, मतलब और 2 महीने बढ़ा लो भाई अपने, क्योंकि फरवरी समझ लो, फरवरी आ गया, तो 8-9 महीने आपके पास आराम से हैं। तो कोई सा भी एग्जाम टारगेट करो, पीओ और क्लर्क, तैयारी तो एक ही होगी। एक ही तैयारी में सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे बैंकिंग का, चाहे ग्रामीण का हो या एसबीआई का हो या आईबीपीएस का हो या आरबीआई का हो, कोई सा भी हो, एक तैयारी सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, याद रखना, क्योंकि कॉमन सिलेबस रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आपकी 2025 में पद आए थे ग्रामीण बैंक के क्लर्क के लिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ये क्लर्क का होता है, ये आपका किसका होता है? क्लर्क का। उसमें आपके 8,000 से ऊपर पद आए थे, इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8,000 से ऊपर के ही पद हमें देखने को मिलेंगे। और ऑफिसर स्केल पीओ की बात करूं, ऑफिसर स्केल 1 जिसके लिए फ्रेशर्स एलिजिबल रहते हैं पीओ, इसके 4,000 से ऊपर पद आए थे। तो आपके टोटल कितने बैठे थे? 12,000 बैठे थे, किसमें? 2025 में। 2026 में भी हम इतने ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने या इससे ज्यादा ही आएंगे। तो वैकेंसी तो अच्छी खासी आएंगी, डिपेंड आप पे करना है कि आप कितना फायदा उठा पाते हो इन वैकेंसी का। हमने तो एक सीट चाहिए, सबके बट की एक एक सीट, अपने अपने बट की एक एक सीट छाट लेना, है ना।
दूसरी बात मैं अगर बात करूं कि सर एलिजिबल कौन कौन है, क्या मैं एलिजिबल हूं इस चीज को ट्राई करने के लिए, एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है नेशनलिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं सिटीजनशिप नेशनलिटी की बात करूं तो आप इंडिया से होने चाहिए, बाकी सब बातें छोड़ दो, बकवास बातें हैं, बस आप इतना याद रखना इंडिया के होने चाहिए। अगर इंडिया के कैंडिडेट हो तो आप डेफिनेटली फिल कर सकते हो। दूसरी बात, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक बहुत क्रूशियल रोल है जो आपका इंपॉर्टेंट गेम प्ले करता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में बोला गया है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे और जिस भी जगह से अप्लाई करोगे, लेट से अगर मैं यूपी का बंदा हूं, मैंने अप्लाई कर दिया महाराष्ट्र से, क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया महाराष्ट्र में वैकेंसी ज्यादा है यूपी से, तो मैंने अप्लाई कर दिया महाराष्ट्र से। लेकिन मुझे महाराष्ट्र की लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए, वहां की लैंग्वेज को लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ आना चाहिए, वो होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो जहां से अप्लाई करोगे वहां की भाषा आपको आनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, वरना एलिजिबल नहीं हो, याद रखिएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो जो ऑफिस असिस्टेंट हो गए, मल्टीपर्पज मतलब क्लर्क की बात कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क की बात कर रहे हैं। अगर क्लेरिकल लेवल की बात करूं तो उम्र जो होनी चाहिए कम से कम मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी कम से कम उम्र 18 है और ज्यादा से ज्यादा 28 है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। कैलकुलेट कैसे की जाएगी, आपका जन्म 2/9/1997 से पहला नहीं होना चाहिए, है ना। 2/9/1997 का मतलब हो गया ये 2025 का डेटा के हिसाब से बता रहे हैं कि जो कैलकुलेट की गई थी एज वो कैसे की गई थी। 2/9/1997 का मतलब हो गया कि जून, 6, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 2 सितंबर 1997 से पहले आपका बॉन्ड नहीं होना चाहिए और 1 सितंबर 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों तारीख के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। और जो आपका ऑफिसर स्केल 1 हो गया, मतलब असिस्टेंट मैनेजर, पीओ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पीओ की, तो आपकी 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए और 30 साल से कम होनी चाहिए। मतलब कहने का यह हो गया कि आपका जो एज क्राइटेरिया बैठेगा वो 2/9/1995, 2 सितंबर 1995 से पहले आपका बॉन्ड नहीं होना चाहिए और 1 सितंबर 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों डेट के अंदर आपकी बॉन्ड डेट आ रही है तो आप एलिजिबल हैं पीओ के लिए। मतलब मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात, एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो अदर कैटेगरीज हो गई, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और अपने सर्विसमैन और डाइवोर्स और विडो वुमेन हो गई, उन लोगों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी समझ लीजिए। उनके लिए यहां पे सरकार ने दिया हुआ है कि एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा उनके लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और ये जो हम एक्स सर्विस और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की बात करने जा रहे हैं, ये केवल और केवल क्लरिकल लेवल के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ क्लरिकल लेवल के लिए रहेगा ये। तो ये आप देख लीजिए, द एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस, जो आपकी सर्विस का जो टाइम रहा होगा प्लस 3 ईयर, 8 ईयर फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, 8 साल डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए बिलोंगिंग टू एससी एसटी वाले, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर, 50 साल तक की मैक्सिमम एज तक के लिए है। ठीक है। अगर मैं कैटेगरी बात करूं, विडोज, डाइवोर्स वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, जिनकी शादी दोबारा नहीं हुई, उनके लिए भी यहां पे दे रखा है केवल और केवल क्लरिकल पोजीशन के लिए कि 35 साल तक जनरल ईडब्ल्यूएस की लिमिट है, 38 साल ओबीसी और 40 साल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। ये केवल और केवल फीमेल्स के लिए था, याद रखिएगा, जो कि विडोज हैं, डाइवोर्स हैं और जिनकी दोबारा से रीमैरिज नहीं हुई है। ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए क्लर्क और पीयू में, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज फिर बताऊंगा। क्लरिकल की बात करें, क्लरिकल के लिए इसमें बोला है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक डिसिप्लिन में, किसी भी एक मतलब कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, किसी से भी हो, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज, जहां से आप अप्लाई करोगे वहां की भाषा आपको आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, चलाना वलाना आना चाहिए, है ना। दूसरी बात, पीओ की अगर मैं बात करूं तो पीओ के लिए वही बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एक नामी यूनिवर्सिटी से, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी होगी, आगरा यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी आपके राज्य में, स्टेट में एक फेमस यूनिवर्सिटी होगी, वहां से आपको एक डिग्री चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उस जगह की और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम आरआरबी क्लर्क के एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। आपको मैं फिर बता दे रहा हूं, आरआरबी क्लर्क एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत इजी एग्जाम आता है, बहुत इजी। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली,
अब मतलब कंसेप्ट के साथ स्पीड बना ली ना, तो आप इस एग्जाम को यूं निकाल सकते हो चुटकियों में। बहुत आसान एग्जाम, बहुत इजी पेपर आता है, बच्चा पेपर एकदम, जिसमें दो ही सब्जेक्ट आते हैं, एक आती है रीजनिंग और एक आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं क्वांट, मतलब मैथ्स। क्या कहते हैं? मैथ्स। ठीक है, और ये हो गई रीजनिंग। 40-40 क्वेश्चन दोनों में आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। 40-40 मार्क्स दोनों के होते हैं, 40 मार्क्स रीजनिंग, 40 मार्क्स क्वांट। और रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए 25 मिनट का समय मिलता है, और क्वांट को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का सेक्शनल। आपको 25 मिनट में 40 क्वेश्चन करने रीजनिंग के, और 20 मिनट में करने ये, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। टोटल टाइम 45 मिनट का होगा, जिसमें से 25 रीजनिंग को ही देने हैं और 20 क्वांट को ही देने हैं। ये होगी प्रीलिम्स की बात, पहले स्टेज की। फिर क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के मेंस की बात करें, अगर आपने ये एग्जाम निकाल लिया, क्लियर कर लिया, इसकी मैं कट ऑफ बताऊं, टारगेट स्कोर कितना रहता है? 80 में से आपको कम से कम 70 प्लस टारगेट करना पड़ेगा एग्जाम में। 70 प्लस इसकी कट ऑफ जाती है, क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत ईजी आता है, इस कारण से। ये एग्जाम क्लियर कर लिया, स्टेज नंबर 2 पे आइए, जिसमें आरआरबी क्लर्क मेंस की बात करेंगे। तो रीजनिंग एक सब्जेक्ट रहता है, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट जो मैथ्स है वो रहता ही रहता है, ये दो तो रहते ही रहते हैं। नया क्या जुड़ता है? नया आता है एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट, एक जनरल अवेयरनेस जिसे करंट अफेयर्स कहते हैं, और एक इंग्लिश या हिंदी की एक आपको ऑप्शन चूज करना है। मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जो इंग्लिश में ही देना चाहते हैं, वो हिंदी में नहीं देना चाहते, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस डिपेंड करती है। सबका अगर मैं पैटर्न देखूं, 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, 50 मार्क्स के, और आधे घंटे का समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और एक और बात मैं बता दूं, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 मार्क्स की। 0.25 मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एक गलत होने पे आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा, एक नंबर तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ 1/4 भी जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी रहेगी, याद रखना, नेगेटिव मार्किंग यहां भी आपकी रहेगी। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर में आपके पास 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, 15 मिनट का समय आपको टोटल मिलेगा। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 15 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश लो या हिंदी लो, पैटर्न सेम ही रहेगा, आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स के, और आधे घंटे का समय मिलेगा 30 मिनट्स। और अगर मैं क्वांट की बात करूं तो 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, और आधे घंटे का समय मिलेगा। तो आपको हर एक सेक्शन का टाइम दे रखा है, जिसमें आपके पास 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 120 मिनट का समय मिलेगा। और अगर आपने ये एग्जाम भी निकाल लिया तो आपकी जॉब पक्की हो गई, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता। अब पीओ की बात करूं, अगर पीओ की बात करूंगा, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, क्या है? स्केल 1 एग्जाम है। स्केल 1 को क्या कहते हैं? पीओ हो गया अपना, असिस्टेंट मैनेजर। तो इसमें 3 चरण होते हैं, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और फिर इंटरव्यू। 3 चीज होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री का पैटर्न क्या रहता है? प्री का पैटर्न सेम टू सेम आपका आरआरबी क्लर्क जैसा ही रहता है। एक रीजनिंग आती है क्वांट, 40-40 क्वेश्चन दोनों में, 40-40 मार्क्स के रहते हैं, 25 मिनट का समय रीजनिंग और 20 मिनट का समय क्वांट। 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन, 45 मिनट। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी अपनी रहती है, याद रखना। ये बात हो गई स्टेज नंबर 1 प्रीलिम्स की बात, ये बात हो गई प्रीलिम्स की, वहां लिखा हुआ है। मेंस की बात करूं तो सेम जैसे आपका आरआरबी क्लर्क में था, वही पैटर्न यहां रहेगा। 5 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी या क्वांट। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट, सेम पैटर्न वही है जो आपका आरआरबी क्लर्क का था, कोई चेंजेस नहीं है, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है। यहां पे आप देख लीजिए, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, और 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटे का यहां पे आपको समय मिलेगा मेंस में। ठीक है जी, ठीक है, चलिए। अब इसके बाद क्या होगा, जब आपने आरआरबी पीओ का मेंस निकाल लिया, जैसे आपको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक तीसरी स्टेज आती है मेंस के बाद इंटरव्यू की। अगर इंटरव्यू निकाल लोगे तब जाके आपकी फाइनल जॉब लगेगी एज अ ऑफिसर। और क्लर्क में केवल 2 ही स्टेज होती है, प्री और मेंस। उसके बाद आपका आता है एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें जान लो। नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25, सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ रहती है। मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ तो निकालनी है, जैसे रीजनिंग की भी अलग से कट ऑफ निकालनी होगी, क्वांट की भी निकालनी होगी, जो भी कट ऑफ सेट करेगा एग्जामिनर, और ओवरऑल भी निकालनी होगी। जैसे रीजनिंग में 40 में से मान लो 15 नंबर की कट ऑफ रखी, 15 नंबर लाने ही लाने, तो वो तो निकालने ही निकालने हैं। और ओवरऑल 80 में से मान लो 70 रखी, तो 70 लाने ही लाने। तो इस तरीके से है। फाइनल मेरिट जो होगी मेंस के स्कोर पे बन के आएगी क्लर्क में।
और पीओ में क्या होगा, आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट करके फाइनल मेरिट बनती है। ये क्लर्क के लिए है। और पीओ के लिए क्या होता है, मेंस प्लस इंटरव्यू, मेंस प्लस इंटरव्यू, ये हो गया पीओ के लिए। ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम रहता है, एमसीक्यू के बेसिस पे आता है। लोकल लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज आपको अवेलेबल रहेगी। आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है, बेसिक पॉइंट है। फिर एक स्टेज 3 आती है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, जो आपकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा कि आपको उस स्टेट की भाषा आती है कि नहीं आती है। आपको देखो ये क्या है, केवल केवल क्वालिफाइंग होता है। यहां पे बोला है मेंस निकालने के बाद आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। इफ यू हैव नॉट स्टडीड द लोकल लैंग्वेज ऑफ योर अप्लाइड स्टडी इन क्लास 10 और 12, अगर आपने उस जगह की जहां से आप अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज क्लास 10 में 12 में नहीं पढ़ी है तो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी हो गई है ना, या फिर मैं बात करूं महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज अपनी मराठी हो गई। अगर मराठी आपने पढ़ी है 10वीं और 12वीं कक्षा में एज अ सब्जेक्ट, तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको देना पड़ेगा टेस्ट, है ना, बोला गया है। और स्किल में क्या क्या देखा जाएगा, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये 3 चीज देखी जाएंगी। ठीक है। ये केवल क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। मैंडेटरी टू पास, पास करना मैंडेटरी है। अगर आप फेल हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अगर आपने मेंस निकाल लिया तो भी, याद रखना। ठीक है। और कौन कौन नहीं दे सकता लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपने लोकल लैंग्वेज 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ी है तो आप नहीं दे सकते हो। आपको वैलिड प्रूफ देना होगा। वैलिड प्रूफ किस चीज का, मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए कि हाँ जी आपने पढ़ी है, मतलब मार्क्स रहते हैं ना वो आपको दिखाने पड़ेंगे। और एलपीटी इन केसेस में रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। ठीक है। सिलेबस की बात करूं, सिलेबस आपका कॉमन रहता है प्री का, चाहे वो पीओ में हो या क्लर्क में हो। ये सिलेबस है रीजनिंग का, गिने चुने चैप्टर है, 9 10 11 12 चैप्टर है। ये सब आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। कहां से कंप्लीट करना है वो भी मैं बताऊंगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सारी चीजें आपको इतनी मतलब डिटेल में बता दूंगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो हम कर सकते हैं। तो ये अपना रीजनिंग का सिलेबस हो गया, होल सोल पूरा दे रखा है। ये क्वांट का सिलेबस हो गया, 3 पार्ट में बटा हुआ है, स्पीड मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब आपको कंप्लीट करना ही करना है। और 6 महीने में बहुत आसानी से आप कर सकते हो कवर। ये आपका अर्थमेटिक का पार्ट हो गया जो आपको सारा का सारा कवर करना होगा। राइट। इंग्लिश की बात करूं तो ये इंग्लिश का हो गया, और हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये आती है कि सर सैलरी कितनी है, इतनी मेहनत हम करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बैचेस खरीदेंगे, अपना इंटरनेट खर्च करेंगे, फॉर्म के एग्जाम के फीस के फॉर्म भरेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद। तो सैलरी आपकी रहेगी, जो पीओ रहेगा, पीओ की सैलरी 60 से 61, समटाइम्स ये 70 प्लस भी जाती है, 70,000 से भी ऊपर चली जाती है, 75,000 तक समथिंग चली जाती है। और जो क्लर्क रहती है 35 से 37, मतलब समथिंग इसमें ही मान के चलो 40,000 प्लस इसकी भी सैलरी रहती है, 40,000 प्लस इसकी भी सैलरी रहेगी। तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, चाहे क्लर्क हो या पीओ हो। दूसरी बात अब यहां पे आती है, सर प्रिपरेशन कैसे किया जाए, अगर हम अभी से शुरू करते हैं तो प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको अपना बेस बनाने की जरूरत है, फाउंडेशन बनाने की जरूरत है, फाउंडेशन बनाने की जरूरत है, आपको अपना बेस बनाने की जरूरत है। जब तक आपका बेस नहीं बनेगा आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। और फाउंडेशन और बेस बनाने के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई चाहिए, पूरे स्ट्रक्चर वे में चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है, गाइडेंस के साथ प्रॉपर आपके पास उसमें नोट्स हो, पीडीएफ हो, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की पीडीएफ हो, टेस्ट देने के लिए सब कुछ हो। तो उसके लिए आपको पहले अपना फाउंडेशन बनाना होगा, लेवल बाय लेवल वाइज, है ना, जिसमें आपका रीजनिंग भी इंक्लूड हो, ऐसा एक जगह आपको मिल जाए जिसमें रीजनिंग भी इंक्लूडेड हो, क्वांट भी इंक्लूडेड हो, इंग्लिश और हिंदी जो आपको करना हो वो इंक्लूडेड हो, आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस भी इंक्लूडेड हो, और कंप्यूटर भी इंक्लूडेड हो। सारी चीजें एक ही जगह पे इंक्लूडेड मिल जाए स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि आप सारी चीजें अपनी कवर कर सको। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगी निर्माण बैच में। ये सब कहां मिल जाएगा, निर्माण बैच में, निर्माण बैच में आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। एक ऐसा बैच है जो सभी बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। कहां मिलेगा वो भी बताऊंगा। इस बैच को आप कंप्लीट करिए 2 से 3 महीने के अंदर, पूरा बैच कंप्लीट करो 2 से 3 महीने के अंदर। अगर आपने ये बैच 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया तो समझो 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में से 2.5 3 महीने में आपने कंप्लीट करा पूरा। और सिर्फ प्री की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्री प्लस मींस पूरी की बात कर रहा हूं, प्री प्लस मींस पूरा कंप्लीट करना है। और हो भी जाएगा आराम से अगर डेडिकेट पढ़ोगे सीरियस होके तो, याद रखना। और केवल कंप्लीट नहीं करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसी बैच में मिलेंगे आपको।
पूरा करना है 2-3 महीने के अंदर। इसी में आपको कंसेप्ट के साथ उसकी पीडीएफ मिलेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस और टेस्ट भी मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हमने प्रैक्टिस कर ली, हमें अपनी स्पीड भी तो चेक करनी है, तो स्पीड चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें सब कुछ मिलेगा। तो ये सब आपको कंप्लीट करना है 2 से 3 महीने के अंदर। 2 से 3 महीने तक आपने कवर कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगा के देखना, पीवाईक्यूज लगाना, कोर्स कंप्लीट करो। फिर जो हमारा टारगेट एग्जाम है आरआरबी का पीओ क्लर्क, उसके पीवाईक्यू लगाओ, पिछले साल में कैसे है 5 साल के कम से कम पीवाईक्यू लगाओ, और पीवाईक्यू सारे एक ही जगह पे मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, हमें जगह जगह भटकना ना पड़े, एक ही जगह पे सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाए, 2020 का, 21 का, 22, 23, 24, 25 सारे एक जगह पे मिल जाए। तो पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे 2020 से लेके 2025 तक के लास्ट जो आपके एग्जाम हुए वो सारे आप लगाओ, उनको लगा के देखो, और आपको पता चलेगा कि जो आपने 2 से 3 महीने में सीखा है, पढ़ा है, वो सारी चीज उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाई जाएगी निर्माण बैच में जो आपको ना पढ़ाया गया हो, उस पीवाईक्यू में सब मिलेगा। पीवाईक्यू जो पिछले साल हो चुके हैं वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ाई हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, और नई चीजें भी पढ़ाई हैं जो आ सकती हैं। पीवाईक्यूज लगाने के बाद आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम सीख गए चीजें, हमने वहां पे अप्लाई करके देखा। अब आपको बनानी है स्पीड। यहां तक अपनी क्या बन गई, आपको ये लर्निंग प्लस एक्यूरेसी, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस चल रही है, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस चल रही है। लर्निंग से आपका कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, प्रैक्टिस से आपकी एक्यूरेसी आ रही है, प्रैक्टिस से आपकी क्या आ रही है, एक्यूरेसी, और यहां से आपका बिल्ड हो रहा है बेसिक्स। तो बेसिक्स प्लस एक्यूरेसी आएगी। अब अपने को काम करना है, पहले देखना है पीवाईक्यू में क्या था, फिर अपने को स्पीड बनानी है। स्पीड बनाने के लिए क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स लगाने हैं, भर भर के टेस्ट लगाने हैं। फुल लेंथ लगाओ, सेक्शन लगाओ, अगर हमारा कोई सेक्शन वीक है तो सेक्शन के लगाओ, जैसे रीजनिंग का सेक्शनल लगाओ, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ। क्योंकि 3 महीने हमने इसमें दे दिए, उसके बाद देखो 3 महीने हमने दे दिए, मई जून जुलाई, जुलाई तक हमने ये काम करा, मई से लेकर जुलाई तक हमने अपना आपको बनाया, मई से जुलाई तक अपने आप को बनाया। जुलाई के बाद क्या करना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने और दो। 3 महीने में अपनी स्पीड बनाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो जम के। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके नंबर बढ़ने स्टार्ट होंगे धीरे 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 करके। शुरुआत में कम नंबर आएंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बनाओगे, नंबर बढ़ते जाएंगे। तो 3 महीने का प्लान ये है, ये अपने को करना है। सर ये पीवाईक्यू भी मिल जाए, सर स्पीड बढ़ाने के लिए सेक्शन ऑफ फुल लेंथ मॉक मिल जाए, चाहे रीजनिंग का सेक्शनल हो, क्वांट का हो, या फुल लेंथ टेस्ट हो, सारी चीजें मिल जाए। सर ये क्लासेस भी एक ही जगह पे स्ट्रक्चर्ड भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिलेंगी गाइडेंस सेशन के साथ। तो ये सारी चीजें कहां मिलेंगी, मैं आपको बताऊं कौन से बैच में मिलेगी। आपको बस ये वाले बैच में इनरोल कराना है, आप इस बैच में इनरोल कराइए, निर्माण बैच में। ये बैच आपको दिख रहा है, ये एक ऐसा बैच है, कंप्लीट निर्माण 2026 फाउंडेशन बैच है, प्री से लेके मेंस तक का, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है। इस बैच को कंप्लीट कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको जीवन में कभी किसी बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी के लिए। इतना डिटेल में पढ़ाया गया है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे क्वांट हो या कंप्यूटर हो, सब कुछ। इसको कंप्लीट कर लो। और जब आप इस सुपर पास लाइव में, मतलब ये कहां पे मिलेगा, और ये मिलेगा सुपर पास लाइव में। अब सुपर पास लाइव में क्या मिलेगा, देखो सुपर पास लाइव में आपको मात्र 899 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मात्र 899 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 12 महीने का वैलिडिटी के साथ। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 899 रुपीज में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सुपर पास लाइव का। परचेज करने के लिए कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक लगी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करना, आप कर लोगे। अभी मैं समझा भी दूंगा कैसे करना है। इसके लिए कूपन कोड यूज करना होगा आपको, SHASH। इसको जब आप खरीद लोगे सुपर पास लाइव को, तो इसमें आपको शुरुआत में कुछ बुक्स मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी। एक तो शॉर्ट ट्रिक्स की ई बुक मिलेगी जिससे आप अपने फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करते रहो बार बार। एक इन्फोग्राफिक्स की ई बुक मिलेगी आपको, एक कंसेप्ट और उनके नोट्स की ई बुक दी जाएगी, ये स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा जब आप इसको इनरोल करा लोगे तो। और एक पीवाईक्यूज और उनके प्रैक्टिस के एक्सप्लेनेशन की ई बुक्स मिलेगी, ये सब मिलेगा जब आप कंप्लीट कूपन कोड लगाओगे शश, ये कूपन कोड लगाओगे शश, तब मिलेगा आपको, याद रखना। किसमें मिलेगा, ये सुपर पास लाइव में मिलेगा। कैसे इसको लेना है वो मैं बताऊंगा। इसको परचेस कर लेना, क्योंकि 1 मई से इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 1 मई से इसका प्राइस हो जाएगा 1799, 1799 रुपए हो जाएगा, वो भी 12 महीने के लिए। और अभी आपको ये 29 और 30 अप्रैल के लिए मिल रहा है, सिर्फ 29 और 30 अप्रैल के लिए मिल रहा है 899 में, 29 और 30 अप्रैल के लिए मिल रहा है सिर्फ 899 में। इसके बाद आपका ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 1799 का होगा, याद रखना।
आपको ये बैच कंप्लीट करना है आके उसमें, और उसमें बहुत सारे बैचेस आपके चलते रहते हैं, हर महीने नया नया बैच लॉन्च होता है। अभी आपका एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का बैच लॉन्च हो रहा है 1 मई से। मैंने आपको क्या बताया, कोर्स सबका सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है, कोई से भी बैच में आके पढ़ लो, सिलेबस सेम ही रहेगा। और एग्जाम की डिमांड पे बैच लॉन्च होते रहते हैं। इसमें 2025 के पुराने बैचेस भी मिलेंगे, जो आरआरबी के बैचेस हैं, आप उनसे भी कवर कर सकते हो। 2026 के नए बैच चल रहे हैं, उनसे कवर कर सकते हो। आरबी असिस्टेंट का मेंस का बैच चल रहा है, इसमें से कवर कर सकते हो। लेकिन इसको जरूर कंप्लीट करना। और ये खरीदना कैसे है, इसको खरीदने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। खरीदने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना। ये YouTube पे जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना एक बार। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल रही होगी, या फिर कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल रही होगी सुपरपास लाइव की। मैं बताऊं कहां पे होगी, कैसे होगी, देखो। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो से समझा पाऊंगा मैं आप लोगों को। देखो, जैसे भी कुछ दिन पहले आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, ये वीडियो बनाई थी। जैसे मैंने इस वीडियो को क्लिक करा, इसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, क्या होता है एग्जाम, कैसे है। तो यहां पे देखो, उसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है। यहां पे देखिए एक लिंक दे रखी होगी सुपर पास लाइव की, कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव। इस लिंक पे क्लिक करना, सुपर पास लाइव पे, है ना। इस लिंक पे क्लिक करना। आपके फोन में टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन होना जरूरी है। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 12 महीने का 899 का दिखा रहा है। अगर 899 से प्राइस ज्यादा दिखाता है 12 महीने का, तो आप कूपन पे अप्लाई करना। और मतलब आपको कूपन तो अप्लाई करना ही करना है डिस्काउंट के लिए। अप्लाई कूपन करोगे तभी वो 899 का पड़ेगा। कूपन पे लिखना SHASH, ये कूपन लिखना SHASH, और आपका वो 899 रुपीज का हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, उस पर क्लिक कर देना सुपर पास लाइव पे, और कूपन कोड लगाना SHASH, तभी डिस्काउंट मिलेगा। मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं एक बार आप लोगों के लिए, है ना। यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कूपन कोड लगाना SHASH। अगर खरीदने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, कोई भी इश्यू आता है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, आपकी समस्या हम सॉल्व कर देंगे। अगर खरीदने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम गाइड कर दें कैसे करना है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए। जय हिंद, टेक केयर।